स्वतंत्र भी रह सकती हैं जो रियासतें, कोई रियासत यदि स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो यहाँ पे ये रियासती विभाग जो है इसको काम दे दिया गया। ठीक, अब साहब रियासती विभाग जो है इसके अध्यक्ष हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मापदंड बनाया, किसका? रियासतों के लिए। क्या कहा कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए है, वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए है, वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। मतलब एक मापदंड बना दिया कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है, वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ये साहब इसका एक मापदंड आ गया। अब ये जो मापदंड जो है भाई, ये जो मापदंड बनाया रियासती विभाग द्वारा, या मैं कह दूं कि राजनीतिक विभाग द्वारा, ये जो मापदंड बनाया, अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस मापदंड को राजस्थान की 4 रियासतें जो थी वो पूरा कर रही थी। और 4 रियासतें पूरा करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो राजस्थान की जयपुर, कौन सी? जयपुर। दूसरी की बात करें जोधपुर, तीसरी की बात करें उदयपुर, और चौथी की बात करें वो है बीकानेर। ये 4 रियासतें जो थी, ये 4 रियासतें भारतीय रियासती विभाग का जो मापदंड था उस मापदंड को क्या कर रही थी? पूरा कर रही थी। ये चाहती तो ये रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती थी, लेकिन एक अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, भाई क्या? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद भी हुआ करती थी। और उसने क्या किया? उसने एक नया फरमान जारी किया राजस्थान को लेकर के। तो साहब अब मैं पॉइंट डाल रहा हूं, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसने भी एक बात कही, किसको लेकर के? राजपूताना को लेकर के। और क्या कहा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने? इसने कहा राजपूताना की कोई कोई रियासत ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से भारतीय संघ में मिल सके। अतः राजपूताना की, ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने कहा था, अतः राजपूताना की सभी रियासतों को एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में मिलना चाहिए। ये साहब ये कहा किसने? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने कहा। देखो पहले तो मापदंड बना कि जो रियासत 10 लाख की जनसंख्या जिसके पास है, 1 करोड़ की वार्षिक आय जिसके पास है, वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, लेकिन फिर रियासती विभाग ने कहा कि राजस्थान की तो कोई भी रियासत ऐसी नहीं है जो भारतीय संघ के अंदर शामिल हो सके। इसलिए भारतीय रियासतों को कहा कि पूरी जो रियासतें हैं आपके पास, जो 19 जो रियासतें थी, वो सारी रियासतें मिलकर के और एक संघ बनाओ और कहां मिल जाओ? भारतीय संघ में मिल जाओ। अब साहब ये 4 रियासतें जो थी मापदंड पूरा कर रही थी, लेकिन
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की इस बात के तहत इनको क्या नहीं किया गया, स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया। अब स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया तो राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रियाएं चली। भाई एकीकरण की क्या चली, प्रक्रिया चली। अब एकीकरण की प्रक्रिया चली तो साहब होता क्या है, होता क्या है कि राजस्थान को एक करने का प्रयास किया जाता है। तो राजस्थान को एक करने का प्रयास किया गया। तो देखिए अब बात करते हैं कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया, एकीकरण की प्रक्रिया। अब देखो किस किस ने क्या क्या किया ये आपको यहां पे देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि 1939 है 1939 के अंदर वायसराय थे, वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन साहब, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक बात कही कि राजस्थानियों एक हो जाओ, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो की बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया कि तू तेरो काम कर, हम हो जाएंगे, एक होंगे, एक अलग अलग रहेंगे, तेरे से सलाह की जरूरत नहीं है। बाकी इस बंदे ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 के अंदर ही कह दिया था कि राजस्थान वालों एक हो जाओ तो ही आपका वजूद बच पाएगा, बाकी आपका वजूद नहीं बच पाएगा। तो साहब इसकी बात को नहीं माना गया। फिर इसके बाद में जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, भारतीय रियासती विभाग का स्टेटमेंट आया, फिर इसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का स्टेटमेंट आया, तो साहब चिंता हुई, यहां पे चिंता हुई कोटा के राजा को, कोटा के राजा। और कोटा के राजा हुआ करते थे महाराजा भीम सिंह। कौन साहब, भीम सिंह। भीम सिंह ने भी कहा कि अरे राजस्थान के राजाओं सारे मिलकर के एक हो जाओ, लेकिन इसकी बात को भी नहीं माना। अब नहीं माना तो साहब फिर उदयपुर के राजा को यह चिंता हुई, उदयपुर, और उदयपुर के राजा ने एक मीटिंग रखी और मीटिंग के अंदर कहा, सभी राजाओं को बुलाया और बुला करके कहा महाराणा भूपाल सिंह, और महाराणा भूपाल सिंह ने सभी राजाओं की एक सभा बुलाई, सभा बुला करके कहा कि अपन सबको एक होकर के और रियासतों का वजूद रखना चाहिए, वरना अपने अंडर जो छोटी रियासतें हैं या अर्ध रियासतें जो हैं, उन रियासतों का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो साहब महाराणा भूपाल सिंह की बात बहुत सारे राजाओं ने तो मान ली थी, लेकिन 3 राजा ऐसे थे जो महाराणा भूपाल सिंह की बात से सहमत नहीं थे। हाँ भाई, सारे मिलकर के क्लास को शेयर कीजिए। तो साहब 3 राजा ऐसे थे जो महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं मानी। कौन कौन महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं मानने वाले कौन कौन थे? तो देखिए, महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं मानने वाले कौन कौन थे? एक तो जयपुर के राजा, जयपुर रियासत ने महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं माना। एक दूसरी रियासत थी जिसका नाम है जोधपुर रियासत के राजा ने महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं माना। एक तीसरी रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर के शार्दुल सिंह ने भी महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं माना। तो साहब मई 1947 और 1947 के अंदर महाराणा भूपाल सिंह ने क्या बुलाई थी? एक मीटिंग बुलाई थी कि सारे राजस्थान के राजा एक हो जाओ, लेकिन 3 राजा ऐसे थे जिन राजाओं ने महाराणा भूपाल सिंह की बात को नहीं माना। वो 3 राजा कौन कौन थे? जयपुर के राजा हुआ करते थे उस समय सवाई मानसिंह सेकंड। जोधपुर के राजा हुआ करते थे हनुमंत सिंह, और बीकानेर के राजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह। इन्होंने महाराणा भूपाल सिंह की बात से अपनी असहमति जमा दी कि हम आपके साथ नहीं मिलने वाले, मना कर दिया, फेल हो गए सब। तो साहब देखो 3 प्रयास फेल हो गए। लॉर्ड लिनलिथगो की बात फेल हो गई, कोटा के महाराजा भीम सिंह की बात फेल हो गई, और उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह की बात फेल हो गई। तो अब राजस्थान बिखरने वाला था। तो साहब राजस्थान को एक करने का जो जिम्मा दिया गया वो फिर किसको दिया गया? भारतीय रियासती विभाग को। भारतीय रियासती विभाग ने फिर क्या किया? राजस्थान को एक किया। अब राजस्थान को एक किया तो राजस्थान के अंदर था क्या क्या? भाई राजस्थान के अंदर था क्या क्या? तो बात करूं मैं यहाँ पे कि राजस्थान के अंदर रजवाड़े थे, बस साहब राजाओं की रियासतें थी। तो रियासतें कितनी थी अपने पास यहाँ पे? 19। ठीक है, ठिकानों की मैं बात करूं 19 की 19 रियासतें आ जाएंगी अपने पास।
ठिकानों की बात करूं, ठिकाने थे अपने साहब तीन ठिकाने कौन कौन से थे? यदि ठिकानों की मैं बात करूं तो पहला ठिकाना जिसका नाम है नीमराणा। कौन सा है? नीमराणा। और नीमराणा पड़ता है कहां पे? अलवर में। कहां पे आ रहा है साहब? अलवर के अंदर आ रहा है। और यहां पे शासन की मैं बात करूं, शासन हुआ करता था नरूका वंश का। किसका? नरूका वंश का शासन था। दूसरे ठिकाने की मैं बात करूं तो दूसरा ठिकाना है जिसका नाम है कुशलगढ़। कौन सा है? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ ठिकाने की बात करें तो कुशलगढ़ पड़ता है कहां पे? बांसवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है ये? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और यहां पे मैं शासन की बात करूं कि शासन किसका था, तो शासन था यहां पे साहब राठौड़ वंश का। राठौड़ वंश का। नीमराणा जो है ना, यहां पे देखो मैंने गलत लिख दिया है। नीमराणा जो है, नीमराणा के अंदर साहब कछुआ वंश का शासन था। किसका था? कछुआ वंश का। कछुआ वंश का शासन था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, यहां पे राठौड़ वंश का शासन था। और तीसरा एक छोटा, सबसे छोटा ठिकाना था जिसका नाम था लावा। और लावा उस समय पड़ता था कहां पे? जयपुर में। भाई पहले कहां पे? पहले ये कहां था? पहले था जयपुर में, जयपुर। और अब आ रहा है कहां पे? टोंक के अंदर। ठीक, तो साहब टोंक के अंदर था। यहां पे मैं शासन की बात करूं तो नरूका वंश का शासन यहां पे था। शासन नरूका वंश का शासन था यहां पे, नरूका वंश। और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। बताते हैं विद्वान की 43 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ था ये ठिकाना। ये 3 ठिकाने थे अपने पास, नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। लावा का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि लावा ठिकाने का विलय किस रियासत के साथ हुआ था? राजस्थान के अंदर विलय किस रियासत के साथ हुआ था? तो किस रियासत के साथ हुआ था? जयपुर रियासत के साथ हुआ था। ये इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में बात करें यहां पे अपने पास एक केंद्र शासित प्रदेश भी था। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था साहब अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। और यहां पे शासन की मैं बात करूं, शासन की मैं बात करूं तो शासन होता था धारा सभा के द्वारा। किसके द्वारा? धारा सभा के द्वारा शासन हुआ करता था। और इस धारा सभा के अंदर 30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और इस धारा सभा का एकमात्र सीएम, मैं कह दूं कि मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान से? एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसके क्या थे? एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। किसके? धारा सभा के। ये अपना केंद्र शासित प्रदेश था। सबसे बड़ा कुशलगढ़, छोटा लावा। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, पहले जयपुर में था और वर्तमान में कहां पे आ रहा है? टोंक के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। 19 नहीं बनाए थे तब भी टोंक के अंदर ही था। इस चीज का भी ध्यान रखना। कभी नए जिलों के अनुसार देख लो, पहले भी टोंक में था, अब भी टोंक में है। लेकिन रियासती काल के अंदर बात करें, राजस्थान के एकीकरण के समय की बात करें, तब कहां था? जयपुर के अंदर था। चलो, तो ये 3 ठिकाने हो गए। 19 रियासतें, अभी एक एक चरण देखेंगे, उसके अंदर 19 रियासतें आ जाएंगी आपकी। और केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे एक था। इनकी बातें अपन ने कर ली है। तो एक बार मेरे को बताइए कि ये इतना जो मैंने बताया है, ये इतना आपके समझ में आया है कि यदि आपने पहले थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और यदि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा गौर से इन चीजों को देखना पड़ेगा। चलिए, थोड़ा गौर से आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि ऐसी चीजें यूट्यूब पे बहुत धीरे धीरे आती हैं, है ना, कम ही आती हैं। चलो देखो, आओ अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की क्या सिचुएशन थी। राजस्थान की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन की अपन बात करते हैं। तो देखो, रियासतें वगैरह देखते हैं कौन सी नई पुरानी थी, क्या था क्या नहीं था। तो ये है साहब अपना, प्यारा, नखराला, घुंघराला, रंगीला, हटीला, राजस्थान। ये राजस्थान, ठीक है, जो मैप बनाया है मैंने, राजस्थान का मैप बनाया है। ठीक, अब देखिए इस मैप के अंदर अपने को देखना है कि कौन सी रियासत सबसे पुरानी रियासत थी, कौन सी सबसे नई रियासत थी, कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी थी,
कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटी थी, कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी थी, कौन सी जनसंख्या की दृष्टि से छोटी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, जाटों की रियासत कौन सी थी। इन सारी बातों को अपन इस मैप के अंदर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक रियासत मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिसका नाम है उदयपुर। कौन सी रियासत है? उदयपुर। उदयपुर रियासत की मैं बात करूं तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। प्राचीन रियासत। सबसे पुरानी रियासत बात करें तो कौन सी है? उदयपुर है। तो सबसे पुरानी है, सबसे प्रतिष्ठित भी है साहब। कौन सी? उदयपुर रियासत। कोई पुरानी है तो कोई नई भी है, और पुरानी है तो नई भी है। नई देखोगे तो यहां से मैं एक रियासत बना देता हूं जिसका नाम है झालावाड़। कौन सी रियासत बना दी मैंने? झालावाड़। ये थी सबसे नवीन रियासत भाई, सबसे नई रियासत या नई रियासत, सबसे नई रियासत। इस रियासत की मैं बात करूं ना तो इस रियासत को 1838 के अंदर बनाया गया था। 1838 के अंदर झालावाड़ रियासत को बनाया गया था, और झालावाड़ रियासत को बनाने वाला था लॉर्ड आर्कलैंड। किसने बनाया था इसको? आर्कलैंड। इसने एक नई रियासत बनाई थी जिसका नाम था झालावाड़। तो आपको पूछे कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। और ये बनी थी, कब बनी थी? 1838, 1938 को बनी थी। और इस रियासत को दर्जा देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड आर्कलैंड था, वाइसराय था साहब। ये आर्कलैंड ने झालावाड़ रियासत बनाई। मुगलों ने दो रियासत बनाई दो रियासत बनाई थी, शाहपुरा और एक और बनाई थी। एक तो शाहपुरा और दूसरी प्रतापगढ़। दो रियासतें मुगलों के द्वारा बनाई हुई है। तो देखो, बात करेंगे एक एक, जैसे जैसे आगे चीजें आएंगी वैसे वैसे बात करेंगे। सारी चीजें एक साथ ही नहीं हो सकती है, टाइम लगता है चीजों के अंदर। तो बात करते जाएंगे अपन, जैसे जैसे आएंगे अपने एग्जाम की दृष्टि से बात करते जाएंगे। फिर इसके बाद में एक रियासत में यहां से बना देता हूं जिसका नाम है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर, या मैं कह दूं मारवाड़। इसकी बात करूं तो ये साहब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? जोधपुर थी। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है तो कोई ना कोई छोटी भी होगी भाई, कोई ना कोई छोटी भी होगी। तो यहां पे आजकल एक जिला बन गया है जिसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत थी। ये जो रियासत थी ये साहब क्षेत्रफल एंड जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी वो कौन सी थी? शाहपुरा थी। भाई इसका क्षेत्रफल भी कम था, क्षेत्रफल कम है तो जनसंख्या भी क्या है? कम रहेगी। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी वो रियासत कौन सी है? शाहपुरा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है? जोधपुर। अब बात कर लेते हैं कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से भी कोई तो बड़ी होगी, भाई जनसंख्या की दृष्टि से भी कोई तो बड़ी होगी। तो साहब ये यहां से मैं एक रियासत लिख रहा हूं जिसका नाम है जयपुर। कौन सी रियासत है? जयपुर। ये जो रियासत थी ये रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत। कई बार सीधा क्वेश्चन कर लेता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी? तो वो जयपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी जो रियासत थी वो कौन सी थी? जोधपुर थी। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी जो रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा, और सबसे प्राचीन जो है वो है उदयपुर, और सबसे नवीन जो है वो है झालावाड़। फिर इसके बाद में यहां से एक रियासत में और बनाता हूं जिसका नाम है टोंक। टोंक। ये जो रियासत थी ये रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। क्या भाई? एकमात्र मुस्लिम रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोंक। दो रियासतें मैं और लिख रहा हूं, एक का नाम है धौलपुर। ये लो जी, यहां से एक लिख देता हूं, धौलपुर सबसे पूर्वी जिला आता है। एक रियासत और लिख देता हूं जिसका नाम है भरतपुर। ये दो रियासतें थी जाट राजवंश की। किसकी? जाट राजवंश की रियासतें थी। जाट राजवंश की रियासत, मतलब जाटों की जो रियासत थी वो कौन सी थी? भरतपुर और धौलपुर ये जाटों की रियासत थी। टोंक मुसलमानों की रियासत थी। बाकी सारी जो रियासतें थी वो किसकी थी?
वो थी साहब किसकी? राजपूतों की। इसलिए इस भूभाग को जाना जाता था किस नाम से? राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राजपूताना के नाम से। भाई 16 रियासत जो थी वो राजपूतों की थी, 2 रियासत जाटों की थी, 1 रियासत मुसलमानों की थी। यदि आप देखो, आप थोड़ा सा और आकलन करना चाहो तो साहब राजपूत रियासत, राजपूत जो रियासत थी वो कितनी थी? 16। ठीक है। जाट रियासत, भाई जाटों की रियासत देखें तो जाटों की रियासत कितनी थी? 2 थी। और मुस्लिम रियासत देखें अपन, मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत थी कितनी? 1। सबका खंडन मैंने कर दिया है। ठीक है। तो साहब ये इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन छोटा सा निकल सकता है आपकी BSTC, CET, इन एग्जामों के अंदर ये छोटा सा एक क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। हाँ, तो देखिए आगे आइए, अब आगे बढ़ते हैं। आशा कर रहा हूं आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। चलिए, हाँ चलो देखो, हाँ करौली वगैरह सारी आ जाएंगी, अभी सारी रियासतें आ जाएंगी, मोटी मोटी मैंने एक बार बता दी है आपको। तो देखो अब इसके बाद में अपन देखें तो इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण की अपन बात करते हैं। तो 19 रियासत, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, इनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक बात करते हैं अपन कि राजस्थान का जो एकीकरण है, भाई एकीकरण जो है वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों के अंदर हुआ था। अब 7 चरणों के अंदर ये एकीकरण हुआ था, उसकी अपन एक एक की बात करेंगे। ठीक है, 3 ठिकानों की बातें हो गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो गई है। ठीक है, अब तो एक एक रियासतों के बारे में देखेंगे। उससे पहले राजस्थान का एकीकरण का जो श्रेय जाता है, भाई एक बात तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा, एकीकरण का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भाई किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या जाता है? राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। लेकिन राजस्थान को एक करने का सबसे पहला जो प्रयास था वो किसका था? लॉर्ड लिनलिथगो का। दूसरा प्रयास था किसका? महाराजा भीम सिंह का। और तीसरा प्रयास था किसका? महाराणा भूपाल सिंह का। और फिर चौथे प्रयास के तहत सरदार पटेल जी ने क्या किया? इसको एक किया। ठीक, अब इसके अंदर बात करें कि समय कितना लगा था। भाई राजस्थान है ये कोई नॉर्मल चीज थोड़ी है, नॉर्मल चीज थोड़ी है, बड़ा ताकतवर प्रदेश था साहब, वीरों का प्रदेश था राजस्थान। तो साहब यहाँ पे इसको एक करने में समय कितना लग गया था? तो वो समय भी आपको याद रखना है, 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का क्या लग गया था? राजस्थान को बनाने में समय लग गया था। बिल्कुल इतना समय अपने को यहाँ पे लग गया था। अब देखिए फिर बात करें कि इसके कितने चरण हुए। चरण कितने हुए? तो चरण हुए कितने इसके? 7 चरणों के अंदर राजस्थान क्या हुआ था? पूरा हुआ था। अब ये 7 चरण थे, ये कौन कौन से थे? 7 चरणों की बात करेंगे तो सबसे पहला चरण देखोगे जिसका नाम था मत्स्य संघ। क्या था? मत्स्य संघ, ये पहला चरण था। 4 रियासतों को मिलाकर के मत्स्य संघ बनाया गया था, है ना। एक एक रियासत की अपन अलग से बातें करेंगे। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण था जिसका नाम था पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, आप इस शब्द पे गौर कीजिए, राजस्थान शब्द पे, यहां से आपको क्वेश्चन कर सकता है। और ये 2 टाइप से क्वेश्चन निकल जाता है। भाई कैसे? राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान शब्द कब अस्तित्व में आया? तो दूसरे चरण के अंदर आया। इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। दूसरे चरण के अंदर अस्तित्व में आया था राजस्थान शब्द। और इसी क्वेश्चन को यदि घुमा करके करेगा आगे कि संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द कब अस्तित्व में आया, मतलब संविधान के अंदर 26 जनवरी 1950 को संविधान के अंदर, या मैं कह दूं कि राजस्थान का जो 6वां चरण था राजस्थान संघ, उसके अंदर राजस्थान संवैधानिक शब्द तौर पे आया था। तीसरा चरण, तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान संघ, ये तीसरे चरण का नाम था। चौथा चरण, संयुक्त का मतलब होता है 2 का मेल। अब देखो पूर्वी राजस्थान बना और पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर उदयपुर मिलाया, तो पूर्वी राजस्थान और उदयपुर 2 चीजों को क्या किया गया? एक किया गया, तो 2 का मेल क्या होता है? संयुक्त होता है, तो संयुक्त राजस्थान संघ बन गया था। फिर इसके बाद में बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी जिनको कहा गया वृहद राजस्थान संघ। क्या कहा गया? वृहद राजस्थान संघ,
वृहद राजस्थान संघ के अंदर बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी भाई, वृहद वृहद रियासतें या विशाल विशाल रियासतें, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल जो है उसको निकाल के आप राजस्थान की कल्पना कीजिए, राजस्थान बंडा बंडा लगेगा, मतलब यूं अधूरा सा लगेगा। ये बड़ा बड़ा क्षेत्र था तो इसका नाम क्या रखा अपन ने, विशाल राजस्थान या वृहद राजस्थान इसका नाम रख दिया था। पांचवा ये मत्स्य अकेला ही घूम रहा था, इसको ना राजस्थान में मिलाया गया था ना यूपी में मिलाया गया था, बल्कि इसको बनाया था तब इसको कहा था कि भाई भविष्य के अंदर आपको राजस्थान में भी मिला सकते हैं और यूपी के अंदर भी मिला सकते हैं। तो एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था शंकर देव राय समिति। उस समिति ने यहां आकर के अपनी सिफारिश दे दी कि जनभावना को देखते हुए मत्स्य संघ को मिलाया जाए, कहां पे, राजस्थान के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि वहां जो राजा थे वो जाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन जनता की जो भावना थी वो किधर थी, राजस्थान की तरफ थी। तो राजतंत्र चला गया था, लोकतंत्र आ गया था। तो लोकतंत्र के अंदर जनभावना को देखा जाता है और जनभावना को देख करके मत्स्य संघ को मिला दिया था किसमें, राजस्थान के अंदर। ये वृहद राजस्थान था, इसके अंदर मिला दिया तो नाम आ गया था अपने पास संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ क्या गया, पांचवें चरण का नाम आ गया था। छठवें चरण की बात करें तो छठवें चरण का नाम आया था अपने पास राजस्थान संघ। कौन सा आया था, राजस्थान संघ, अपने पास इसका नाम आ गया था। और सातवें चरण की आप बात करोगे तो आप कह सकते हो नवीन राजस्थान, या आप कह सकते हो नवगठित राजस्थान, या आप कह सकते हो वर्तमान राजस्थान। कोई सा भी नाम आप दे सकते हो। ये सातवां चरण। तो राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। बीएसटीसी वालों तो इसको याद रखना, आपके बहुत बार छपता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, तो ये जो है 7 चरणों के अंदर हुआ था, बहुत बार निकला जाता है। या तो क्वेश्चन सीईटी है, रीट वगैरह है, इनके अंदर यहां से निकलता है, या क्वेश्चन यहां से निकलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि राजस्थान अपने पूर्ण अस्तित्व में कब आया था, तो उसका उत्तर होता है 1 नवंबर 1956 को। अब यहां पे ये 19 रियासतें मिल जाएंगी, 3 ठिकाने मिल जाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश मिल जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। अब ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चालू हुई थी, कब से चालू हुई थी, ये प्रक्रिया चालू हुई थी 18 मार्च 1948 से। 18 मार्च 1948 से राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया चालू हुई थी और साहब यहां पे 1 नवंबर 1956 को ये क्या हुई थी, पूरी हुई थी। ये इसके बीच का जो समय है वो हो गया कितना, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये इतना समय इसके अंदर लग गया। तो देखो 2 तो आपको याद हो गई। पहला चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को हुआ था। और 7वां चरण वर्तमान राजस्थान, नवगठित राजस्थान, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद में ये चलो इनको भी बता देता हूं, बाकी जो बच गए इनको। दूसरा जो चरण था इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को। तीसरे चरण की बात करें तो 18 अप्रैल 1948। तो 3 चरणों का जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, 1948 में। फिर 2 का हुआ था 1949 में। अब देखिए ये तारीख आपको याद है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को चौथे चरण का उद्घाटन हुआ और यहां पे पहला राजस्थान दिवस मनाया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का प्रथम राजस्थान दिवस मनाया गया था। पहला राजस्थान दिवस मनाया गया था कब, 30 मार्च 1949 को। इस दिन यदि तिथि पूछे आपको तो हिंदू नववर्ष था, मतलब चैत्र शुक्ल एकम का दिन था, पहला राजस्थान दिवस। फिर इसके बाद में देखो यहां पे आप देखोगे ये 15 मई 1949, ये 15 मई 1949 को 5वें चरण का उद्घाटन हुआ। 6वां चरण साहब ऐतिहासिक है, 6वां जो चरण है वो ऐतिहासिक है। और 6वां चरण ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था।
तो देखिए 4 डेटें आपको याद हो गई, पहला, चौथा, छठवां और 7वां, ये तारीखें आपको याद हो गई। राजस्थान का निर्माण की प्रक्रिया चली कब? 18 मार्च 1948 को। पूरी कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च 1949 को पहला राजस्थान दिवस मनाया गया। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो देखो, पहला चरण 18 मार्च, चौथा चरण 30 मार्च 1949, छठवां चरण 26 जनवरी 1950 और 7वां 1 नवंबर 1956। ये इसकी उद्घाटन की डेटें आ गई हैं। शॉर्ट में याद करना चाहो तो याद कर सकते हो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ये क्या है? ये इसकी तारीख है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। फिर देखोगे मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, ये लो जी, इसका महीना आ गया। 3 का हुआ 1948 में, 2 का हुआ 1949 में, 1 का 50 और 1 का 56। इनके अंदर आपको कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार उठता है। चलो, तो बताइए मेरे को, आपको इतना क्या समझ में आया या नहीं आया? बताइए। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, यहां तक का एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, राजस्थान के एकीकरण को लेकर के अपन ने क्या क्या पढ़ा है, इसको मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। लो जी, देखिए, आइए यहां से मैंने चालू किया था भाई। 1857 की क्रांति बताई पहले तो, कि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, इसके बाद में इंग्लैंड का शासन हो गया। 45 के अंदर, 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर चुनाव हुए, वहां पे सरकार बदली, मजदूर दल की सरकार आई, और वहां पे मजदूर दल की सरकार आई तो प्रधानमंत्री हुआ करता था चर्चिल, उसको हटाया गया और लॉर्ड एटली को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। और लॉर्ड एटली ने भारत को आजाद करने का प्रस्ताव पास किया, और वो प्रस्ताव पास हो गया था 20 फरवरी 1947 को। प्रस्ताव क्या हो गया था? पास हो गया था। प्रस्ताव पास हुआ कि भारत की जो सत्ता है भारतीयों को सौंपी जाए। फिर इसके बाद में इसको देख करके और क्या कहा प्रस्ताव को लेकर के, कि जून 1948 से पहले भारत को क्या कर दो? आजाद कर दो। तो साहब ये प्रस्ताव देकर के भेजा किसको? ये प्रस्ताव देकर के भेजा था लॉर्ड माउंटबेटन को। और यहां पे पहले गवर्नर जनरल होता था जिसका नाम था लॉर्ड वेबल, इसको हटा दिया और इसके स्थान पे किसको बना दिया? लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजाद किया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसकी धारा है 8। तो इसको भी याद रखना कि अंग्रेजों ने भारत को आजाद किस कानून के तहत किया था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसकी धारा है 8। उसके तहत भारत के देशी रियासतों को क्या किया था? आजाद किया था। और उनको कहा था कि आप चाहे तो भारत में मिल सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हो, और यदि आपकी हिम्मत है अकेले रहने की तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। तो 565 रियासतें थी। 565 में से 3 रियासत अलग रहने की सोची थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है। रियासतों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय राजनीतिक विभाग हुआ करता था, रियासतों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। इसका नाम बदल दिया गया 5 जुलाई 1947 को। इसका नाम बदला, और नाम बदल करके क्या किया? भारतीय रियासती विभाग किया, या भारतीय रियासती सचिव वाला भी आपको नाम मिल सकता है। ये नाम किया, और ये नाम करके इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। और सचिव जो बनाया वो किसको बनाया? वीपी मेनन को बनाया। और ये वीपी मेनन कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार था साहब। उनको क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। बहुत सारा काम किया वीपी मेनन ने। राजस्थान को भाई अध्यक्ष का काम तो है लास्ट फाइनल करना, उससे पहले जो मगजमारी जो की है वो सारी की सारी मगजमारी किसने की है? वीपी मेनन साहब ने की है। फिर इसके बाद में रियासती विभाग ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश दिया था स्वतंत्र रहने वाली रियासतों के लिए, कि वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। वो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। इस मापदंड को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी, एक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जैसे ये मापदंड आया, इसके बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, मतलब एक ने कहा दूसरे ने पपोड़ दिया, स्वतंत्र नहीं रहने दिया गया। तो साहब क्या? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसने भी एक प्रस्ताव पास किया। और क्या कहा? ये कहा कि राजपूताना की कोई रियासत ऐसी नहीं है जो स्वतंत्र रूप से भारतीय संघ में मिल सके, अतः राजस्थान की जो रियासतें हैं उनको सबको एक इकाई के रूप में भारतीय संघ में मिलना चाहिए। ये एक
दे दिया, सलाह दे दी कि सारे मिल करके आप तो ही भारत के अंदर मिल सकते हो, बाकी स्वतंत्र आप नहीं मिल सकते क्योंकि आपकी सबकी छोटी छोटी रियासतें हैं, छोटी छोटी रियासतों को मिलाते ही रहेंगे। तो फिर साहब इसके बाद में राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना कि एक है भारत विलय पत्र, भारत विलय पत्र, और भारत विलय पत्र पर सबसे प्रथम जो हस्ताक्षर किए थे, प्रथम हस्ताक्षर राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से सबसे पहला जो हस्ताक्षर किया गया था भारत विलय पत्र पर, क्योंकि जैसे ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने यह बात कही तो सारे राजाओं ने सिग्नेचर किए कि हाँ हम भारत में मिलेंगे। ये तो बाद में फूटम फूट हुई। तो साहब सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर के शासक ने किए थे, और बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम था शार्दुल सिंह। कौन, क्या नाम था साहब? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने राजस्थान की तरफ से सबसे पहले भारत विलय पत्र पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। चलो जी, फिर इसके बाद में सबके अंत में भाई अंतिम जो हस्ताक्षर किया था, अंतिम हस्ताक्षर किया किसने साहब? अब बात करें तो अंतिम हस्ताक्षर किया था धौलपुर रियासत, और धौलपुर के राजा हुआ करते थे उदयभान सिंह। कौन थे साहब? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। फिर इसके बाद में देखिए, सबसे पहले राजस्थान को एक करने का जो प्रयास किया था लॉर्ड लिनलिथगो ने किया, दूसरा प्रयास कोटा के महाराजा भीम सिंह ने किया, और तीसरा प्रयास महाराणा भूपाल सिंह ने किया। महाराणा भूपाल सिंह ने सभी की मीटिंग बुला करके और कहा था कि सारे राजा क्या हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह की 3 राजाओं ने बात नहीं मानी थी। 3 राजाओं ने बात नहीं मानी थी। और 3 राजा कौन कौन थे वो? एक तो जयपुर के राजा जिनका नाम था सवाई मानसिंह सेकंड, दूसरे राजा जोधपुर के जिनका नाम था हनुवंत सिंह, और तीसरे राजा बीकानेर के जिनका नाम था शार्दुल सिंह। फिर राजस्थान के अंदर देखें तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। राजस्थान का एकीकरण जो किया वो साहब भारतीय रियासती विभाग, और विभाग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 19 रियासतों की बात अपन चरणों के अंदर कर लेंगे, लेकिन 3 ठिकानों की बात मैंने यहाँ पे कर ली है। नीमराणा अलवर के अंदर था, कछवा वंश का शासन था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है और राठौड़ वंश का शासन था। लावा पहले जयपुर में था, आज कहाँ आ रहा है? टोंक में आ रहा है, और यहाँ पे नरू का वंश का क्या था? शासन था। फिर केंद्र शासित प्रदेश अपने पास एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, और यहाँ पे शासन चलता था धारासभा के द्वारा। धारासभा में कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य, और यहाँ का एकमात्र मुख्यमंत्री जो बने वो बने हरिभाऊ उपाध्याय। फिर इसके बाद में ये अपना प्यारा नखराला घुंघराला रंगीला हाटीला राजस्थान आया साहब। सबसे पुरानी रियासत उदयपुर, सबसे नई रियासत झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी रियासत जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत जयपुर, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से छोटी रियासत जिसका नाम था शाहपुरा, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, और जाटों की रियासत थी धौलपुर और भरतपुर। ये अपन ने बात की। फिर इसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे भाई एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। समय जो लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। चरण जो हुए थे वो कितने हुए थे? 7 चरण हुए थे। पहले चरण का नाम बताया मैंने मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ। दूसरा चरण जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ, इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को हुआ। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ, जिसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ। और 5वां चरण वृहद राजस्थान संघ, जिसका उद्घाटन 15 मई 1949 को हुआ। 6वां चरण इसका उद्घाटन हुआ 26 जनवरी 1950 को, राजस्थान संघ था। और 7वां नवीन राजस्थान वर्तमान राजस्थान, इसका जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब अपने पास काम बचा है एकीकरण के अंदर जो मेन जो बातें थी वो तो सारी अपन ने कर ली है, और अपने पास जो काम बचा है वो क्या बचा है? एक एक चरण को देखना है कि उसके अंदर राज प्रमुख किसको बनाया गया, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, उद्घाटन कब, किसने और कहां पर हुआ, कोई रियासतें कौन कौन सी थी, ठिकाना कौन सा मिला, किसी राजा ने कोई बात कही क्या, या और कोई बगावत हुई क्या, उन चीजों को अपन देखेंगे। इसके लिए अपने को एक क्लास की और जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासों को शेयर किया करो, लाइक किया करो। रोज इसी समय में आपके सामने उपस्थित रहूंगा।
शाम को 7 बजे आपके साथ वापस मिलूंगा मैं, कल इसी टाइम में मिलूंगा। आप नोट्स बनाते रहिए, आपके कहीं कोई दिक्कत आए तो आप सूचित करते रहिए। ऑफलाइन में जो क्लासों में जो बच्चे आ रहे हैं वो यहाँ आकर के टोल फ्री नंबरों पे मिस कॉल मारिए, आपकी समस्या का समाधान 110% होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, शेयर कीजिए। इतने सारे व्यक्ति देख रहे हैं, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, सारे मिलकर के एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते क्या? अपन मिल बैठ करके करेंगे। ठीक है, तो मित्रों क्लास को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश किया करो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।